हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में जिसमें हम DSTL की यूनिट 3 जो कि है बूलियन अलजेब्रा इसको कवर करेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा हमारे चैनल पर और भी हमने DSTL की वीडियोस को कवर अप करा हुआ है, जिसमें हमने यूनिट 1 जो कि सेट रिलेशन फंक्शन थी उसको भी पूरा कवर करके सिमिलर मैनर में नोट्स के साथ एकदम अच्छे से क्वेश्चंस करके उसको निपटा दिया। ऐसे ही हमने ग्रुप थ्योरी को निपटा दिया। अब बूलियन अलजेब्रा के छोड़ दे, ये भी कर ले रहे हैं यार, कर लो, इसी में तो नंबर आएंगे। पिछली वाली तो ऐसी थी यूनिट ऊपर से जाने वाली, ठीक है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैंने बताई थी वीडियो में, वो पढ़ लेना अगर आपको सिर्फ और सिर्फ समझ गए ना, ठीक। और अगर आप इस नोट से पढ़ रहे हैं, ये मोर देन इनफ है आपके AQTO एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली। अगर करंट डेट में बात करें, जो आपका सिलेबस है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली ही ये नोट्स हैं, ठीक। और नोट्स पता है आपको, अरे जुड़े हुए हो यार, पता है कहाँ मिल जाते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में, हाँ, सीधे गूगल ड्राइव लिंक है, क्लिक करो और बस खेल शुरू, ठीक। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बूलियन अलजेब्रा होता क्या है, ठीक। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखी हुई है, लेट बी अ सेट ऑफ नंबर्स, जिसमें नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, स्विचेस भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक तरीके का इसका ऐसा सेट है। एंड इन सेट बी टू बाइनरी ऑपरेशन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, या फिर यहाँ पर अगर हम बूलियन अलजेब्रा की स्पेशली बात करें तो यहाँ पे हमें इन ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन है इनको दो सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे कि ये है, ठीक। आर डिफाइंड देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बी कॉमा यूनियन कॉमा इंटरसेक्शन, या फिर ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक। दोनों तरीके से लिखा है। इज कॉल्ड अ बूलियन एल्जेब्रा इफ द एलिमेंट ऑफ बी होल्ड्स द फॉलोइंग लॉ। अगर कोई एक सेट है बी जिसमें आपके यूनियन और इंटरसेक्शन होल्ड कर रहे हैं, और अगर वो इन लॉज को फॉलो कर रहा है जो कि नीचे लिखे हुए हैं, तो वो बूलियन अलजेब्रा कहलाएगा। कौन कौन से लॉ? क्लोजर लॉ। क्लोजर क्या कहता है कि ए बी अगर बी के अंदर हैं तो उनका जो ऑपरेशन है वो भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो दोनों अगर बी के अंदर हैं तो वो क्लोजर हो जाएगा। कम्यूटेटिव बता चुके हैं, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए वाला, यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ऐसी इंटरसेक्शन के लिए हो जाएगा, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव, देखो ये पढ़ा था सेट रिलेशन फंक्शन में, नहीं देखी वीडियो कोई बात नहीं, वो पड़ी हुई है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, ठीक है, जाके देख लो, उसे एक्सेस कर लो, मज़ा आएगा। सही है, पहली यूनिट, तीसरी यूनिट और फिर अगली यूनिट, हाँ बस फिर समझ जाओ, हो गया काम, समझ गए? तो अच्छे से पढ़ लो इसको, कान खोल के, बार बार नहीं बोलेंगे। चलो, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने पढ़ा था अभी ग्रुप थ्योरी में। अगर नहीं उस ग्रुप थ्योरी को आप पूरा स्किप मार रहे हो तो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए ही बता रहा हूँ मैं। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसका किसी भी अदर एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेशन निकालते हैं तो वो वही एलिमेंट आता है। जैसे कि मान लो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो वो वही नंबर देगा। 2 इंटू 1 2 ही आएगा, 3 इंटू 1 3 ही आएगा, है ना। तो जो 1 है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ऐसे ही अगर हम किसी भी एलिमेंट में ज़ीरो जोड़ें, एडिशन के रेस्पेक्ट में बात करें, तो अगर हम किसी भी एलिमेंट में ज़ीरो जोड़ दें तो वो वही नंबर वापस से आ जाता है, ठीक। तो वो होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी जो कि है ज़ीरो, ठीक। ऐसे यहाँ पर हमने फाई और आई दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स मान लिए हैं, जहाँ पे फाई क्या है हमारा एम्प्टी सेट है, और यू क्या है हमारा आई, सॉरी, या फिर यू भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, उसको माना है हमने यूनिवर्सल सेट, ठीक। अब ए अगर हम उसका यूनियन निकालें फाई के साथ ए का तो वो ए आएगा, और अगर हम इंटरसेक्शन निकालें आई के साथ तो वो भी ए आएगा, ठीक। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, ठीक। अब कॉम्प्लीमेंट्री लॉ की बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ मतलब अगर हम जैसे देखें, फिर से बता दे रहा हूँ, ग्रुप थ्योरी पूरी स्किप मार दी तुमने, हाँ तुम ही हो दोस्त, तुम ही से बात कर रहा हूँ, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में मतलब वो होता है, जैसे मान लो ए मान लो 1 है, ठीक। 1 में अगर मैं -1 जोड़ूँ तो वो मुझे 0 देगा। 0 क्या है? मेरी एडिटिव आइडेंटिटी है, अभी बताई मैंने, ठीक। तो कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसका मैं ऑपरेशन निकालूं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, वो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो है डी।
डी का अगर मैं ए के साथ यूनियन निकालूँ तो वो मुझे 5 मिलेगा, और अगर इंटरसेक्शन निकालूँ तो मुझे आई मिलेगा। ठीक, क्लियर? ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, वो देख लेना, क्योंकि अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब तुम अगर इसको पढ़ोगे एक बार तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो हम इस पार्ट को स्किप करके आगे जंप कर रहे हैं। अब हम डुअलिटी की बात करें। डुअलिटी होती क्या है? सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, डुअल क्या होता है। डुअल मतलब उल्टा, किसी भी चीज़ का अपोजिट। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर बी कॉमा एडिशन कॉमा मल्टीप्लिकेशन का मैंने एक बूलियन अलजेब्रा लिया। अब इसका डुअल मैं निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा कि मैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की जो प्लेसेस हैं उनको स्वैप कर दूँ, और जो उनके आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं उनको भी स्वैप कर दूँ। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की जगह को स्वैप करूँगा और फिर मुझे आइडेंटिटी भी तो स्वैप करनी पड़ेगी, क्योंकि एडिशन की जो आइडेंटिटी है वो 0 है, वो 1 नहीं है। तो मुझे 0 और 1 को भी स्वैप करना पड़ेगा। ठीक, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है शब्दों में। अंग्रेजी बहुत अच्छी है तुम लोगों की, पढ़ लेना। रीडिंग बहुत अच्छी कर ली मैंने, बता दिया होता क्या है। क्वेश्चन देख लो। देखो, डुअल लिखना है इसका। ठीक, तो मैंने बताया जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, देखो यहाँ पर एडिशन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, और फिर यहाँ पे एडिशन है। ठीक, तो जहाँ पे एडिशन है वहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख दो, जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ एडिशन लिख दो, वो उसका डुअल बन जाता है। खत्म, खत्म है, बस जिंदगी खत्म। बस इसी में निपट जाएगी, और क्या। चलो, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक, इसमें क्या है कि ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए प्रूव करना है। मैं तुम्हें एडिशन का बता दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन का देख लेना, बहुत ईजी है। ठीक, तब भी ना समझ में आए ना तो देखो कमेंट मत करना, तुम्हें एक चुल्लू पर पानी लेना और उसमें, पता है ना, डूब के क्या करना है। ठीक, ए है। ठीक, मैं ले रहा हूँ राइट हैंड साइड, इससे मैं लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करूँगा। ठीक है, मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड में जो ए था उसको लिखा। ए में अगर मैं 0 जोड़ दूँ कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने पीछे पढ़ा ये आइडेंटिटी लॉ होता है। हाँ, बूलियन अलजेब्रा में जहाँ भी कोई भी स्टेप लगाओ, उसमें कोई भी लॉ लगाओ, चाहे तुम कुछ भी लॉ लगाओ, छोटे से छोटा, भले ऊपर तुमने लगा दिया वो लॉ, लेकिन उसको दोबारा मेंशन जरूर कर दो, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। ठीक, जहाँ पे लॉ, जो सा भी लॉ लगाओ उसको मेंशन करते चलो। ठीक, अब हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ लगाया, 0 जोड़ा। ठीक, हमने आइडेंटिटी लॉ लिख दिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से ये होता है कि अगर मैं ए इंटू ए डैश करूँ, अब देखो वहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन था। ठीक है, तो यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्ल एडिशन से, और हमारा जो इंटरसेक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मतलब अगर मैं कहीं भी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन। मतलब पीछे जो अगर लॉ देखोगे तो ए इंटरसेक्शन ए डैश ही है, मतलब ए इंटरसेक्शन डी है। ठीक, तो वो हमें क्या मिल रहा था, वो हमें हमको मिल रहा था आई। ठीक, तो यहाँ पर हमने वही चीज़ लगाई हुई है। आई तो शायद फाई था, देख लेना। ठीक है, वो मैटर नहीं करता फिर खैर। यहाँ पर अब हमने क्या करा, जो ये था इसमें देखो, ये ए प्लस ए बी। ठीक, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, तो ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए डैश, अगर इसको सॉल्व करोगे ना यही आएगा, चेक कर लेना सॉल्व करके। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। अब ये हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से 1 होता है। ठीक, तो इसको हमने 1 लिख दिया, और फिर ये ए प्लस ए आ गया, प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था। ठीक, मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले लॉ पे। आगे हमारे पास एक छोटा सा लॉ है जिसको हम कहते हैं बाउंडेडनेस लॉ। ठीक, ए प्लस वन इज इक्वल्स टू 1 हमें प्रूव करना है। ठीक, ए प्लस वन मैंने लेके चला, 1 को मैंने क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से। फिर एसोसिएटिव लॉ लगा दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने ए प्लस ए को, अभी हमने ऊपर लिखा था आइडेम्पोटेंट लॉ से कि ए होता है तो हम ए लिख देंगे, और उसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट के साथ वो लगाऊं लॉ तो फिर वो क्या बनेगा, 1। प्रूव हो गया, ख़त्म। यही है, सिंपल सिंपल से लॉ। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई थोड़ा अब हायर लेवल के लॉस को देखते हैं जो कि थोड़े से टफ हो। ठीक, तो मैं जो ईजियर हैं जो समझ सकते हो ऐसा मेरा मानना है, बाकी तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो वो बता दे रहा हूँ मैं जो थोड़े से टिपिकल से लग रहे हैं, बाकी देख लेना तुम। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। ठीक, बता ही देंगे, चुल्लू पर पानी के लिए मत परेशान हो तुम।
हम डुबो के मार देंगे ना। एब्जॉर्प्शन लॉ को देख ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला बता दे रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख लेना। ठीक, लिखा हुआ है ए प्लस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए प्रूफ करना है। ठीक, वेरी गुड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है। हमने क्या करा, ए इंटू वन लिख सकता हूँ मैं मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आइडेंटिटी लॉ लगा दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मैंने यहाँ पे अगर मैं ए को कॉमन निकालूँ तो वन प्लस बी बनेगा, वन प्लस बी बन गया। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब वन प्लस बी बाउंडेडनेस लॉ से क्या होगा, वन, वन में कुछ भी जोड़ दो वो हमेशा वन ही होगा अकॉर्डिंग टू बाउंडेडनेस लॉ, जो अभी हमने पिछला वाला प्रूफ करा था। ठीक है, तो वो वन आ गया, और ए की मल्टीप्लाई अगर मैं वन से करूँगा तो वो हमारा आइडेंटिटी से ए ही आएगा। यहाँ पर हमने ये बात प्रूफ कर दी। अब जो अगला लॉ है हमारा वो थोड़ा सा समझने वाला है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना क्योंकि इसमें फंस जाते हैं कई लोग। ठीक है, पहला बताऊंगा, दूसरा पार्ट खुद करोगे। ठीक, अब पहला पार्ट क्या है, देखो ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और प्लस सी, मतलब दिख ही रहा होगा तुम्हें किस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में वन लिया आइडेंटिटी लॉ से। ठीक, फिर कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से हमने वन को लिख दिया सी प्लस सी डैश। क्लियर। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, हमने क्या करा, पूरे को सॉल्व करा, ख़त्म। ठीक, पेन फेंक दिया मैंने, देखो ख़त्म हो गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर हमने क्या करा, फिर हमने लगाया कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ लगाने का रूल क्या है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी होता है, तो मतलब अगर ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं इसको सी इंटू दिस भी लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैंने लगा दिया। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने पे क्या होगा, ये पूरा खुल जाएगा। ठीक, अब ये पूरा खुल जाएगा, जो जो सॉल्व हो रहा हो उसे सॉल्व कर लो। जैसे देखो, अगर हम ध्यान से दिखाएं तो ये एब्जॉर्प्शन लॉ से सी बन रहा है। ठीक, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ से बन रहा है फिर से, है कि नहीं। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अरे देखो, ये हमने क्या करा, सी डैश था, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सी डैश इंटू बी बना, और सी डैश इंटू सी डैश, सी इंटू सी डैश क्या बनेगा, ज़ीरो। ज़ीरो को अगर इसमें जोड़ोगे तो वो ज़ीरो वही वैल्यू आएगी जिसमें जोड़ रहे हो, तो वो सी डैश इंटू बी ही हो गई। समझ में आ गई बात। ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से लिख दिया है, हमने दो लॉ एक साथ लगा दिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, नहीं क्लियर है, एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करो, हल्के हल्के सुनो, समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक, आगे देख रहे हैं होता क्या है इसमें। हमने क्या करा, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा सी इंटू ए प्लस वन और प्लस सी डैश इंटू ए प्लस बी। ठीक, थोड़ा सा सेंटर कर लें ऐसा अलाइन से, अब अच्छा लग रहा है। ठीक, अब ए प्लस वन हमारा बाउंडेडनेस लॉ से क्या आएगा, सी, सॉरी मतलब वन ही आएगा, तो सी इंटू वन सी हो जाएगा, और बाकी वैसे ही है। ठीक, अब ध्यान से देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से लग सकता है। ठीक, लगा दिया, फिर से उसे सॉल्व करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से, देखो सी प्लस सी डैश वन बन जाएगा, और अगर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये वही बात हो गई कि ए प्लस बी इधर आ रहा है, बस हमें इधर लाना, तो कम्यूटेटिव लॉ से उसको इधर ले आएंगे और ये सॉल्व हो गया। हो गया, अगर एक सॉल्व कर लिया तो उसको दूसरे वाले को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डुअलिटी वी कैन डायरेक्टली प्रूव दैट दिस 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 इज इक्वल्स टू दिस। समझ में आया, क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, समझ लो बस। ठीक है, हम बता रहे हैं तुम्हें, के मैप आएगा सीधे या तो, बट ये आते हैं लॉज भी दो नंबर में। ठीक, क्लियर है बात, आगे बढ़ रहे हैं। थ्योरम आ रही है अब हमारे पास एक, ये थ्योरम आ जाती हैं। ठीक है, 5 नंबर में आ जाती हैं कभी कभार, तो ये देख लो, हमें ये प्रूव करना है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू बी ए डैश इज यूनिक, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यूनिक हो, हमें ये प्रूव करना है इस थ्योरम में। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ए के दो कॉम्प्लीमेंट मान लिए, ए डैश और ए डबल डैश। ठीक, अब अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दें तो वो यूनिक प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस ए इज इक्वल्स टू वन,
मतलब राइट कॉम्प्लीमेंट और लेफ्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा दिया वहाँ पे। ऐसे ही हमने सब लिख दिया है यहाँ तक पूरा। देख लो एक बार, नहीं देखा है ग्रुप में, एट लीस्ट राइट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट देख के आ जाओ। अगर नहीं देखा है तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन करा है अच्छे से, बार बार तो नहीं बताऊँगा हर चीज़, ठीक है। वैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर मैं ए इंटू ए डैश लिखूँ वो भी ज़ीरो है, और ए डैश इंटू ए लिखूँ वो भी ज़ीरो होगा ना, ठीक है। ऐसे ए प्लस ए डैश लिखूँ वो भी ज़ीरो होगा, ए डैश प्लस ए लिखूँ वो भी सॉरी 1 होगा पूरा का पूरा, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने लिया ए डैश, ठीक है, ए डैश में 1 से मल्टीप्लाई करी, और अभी हमने लिखा है 1 किसके इक्वल, ए प्लस ए डबल डैश के इक्वल, ठीक है। फिर हमने क्या करा, उसको खोल दिया, डिस्ट्रीब्यूटर लगा दिया। अब ए डैश इंटू ए हमने ज़ीरो कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से, या फिर हमने ऊपर लिख भी दिया है, ठीक। और ए डैश इंटू ए डबल डैश हो गया। अब ज़ीरो का हम लिख सकते हैं फिर से क्या, ए इंटू ए डबल डैश लिख सकते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए करा ताकि हम ए डबल डैश को कॉमन निकाल सकें, क्योंकि देखो इधर तो ए डैश बन रहा है, इधर अगर ए डबल डैश बाहर आ जाए और अंदर वाला 1 बन जाए तो फिर मेरा काम बन जाएगा। अब देखो ए प्लस ए डैश क्या बन गया, 1 इंटू ए डबल डैश, और ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। समझ में आई बात, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक। डिमॉर्गन्स लॉ में पहला पार्ट क्या है, ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटू बी डैश हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये प्रूफ कर दें कि जो ए प्लस बी है वो ए डैश और बी डैश का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अगर हम ये प्रूफ करने में सफल हो जाते हैं तो ये बात भी प्रूव हो जाएगी। यही तो बात है, मैंने अभी जो बात बोली ध्यान से सुनो। ए प्लस बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट है ए डैश और बी डैश का, ए डैश इंटू बी डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए प्लस बी। तो अगर मैं इसको इक्वल लिखना चाहूँ तो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए डैश इंटू बी डैश लिखना पड़ेगा, ठीक। तो अब कॉम्प्लीमेंट प्रूफ करना है तो कॉम्प्लीमेंट के रूल क्या होते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट होता क्या है कि अगर हम एडिशन के रेस्पेक्ट में करें तो वो 1 आए, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में करें तो वो 0 आए, यही तो चल रहा है अभी तक, ठीक। तो हमें यही दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। तो पहली चीज़ हम लेके चल रहे हैं प्रूव करने के लिए, जो कि ये है कि ए प्लस बी और ए डैश बी डैश को हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक। अब एडिशन करेंगे, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो वो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस ए डैश इंटू ए प्लस बी इंटू बी डैश, ठीक। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगाया, ध्यान से देखो, हाँ यहाँ पर कम्यूटेटिव लगाया, यहाँ पर एसोसिएटिव लगाया, ठीक है, लगा दिया। अब यहाँ पर ये जो बना ये हमारा 1 बन गया, सिमिलरली यहाँ पर ये जो बना ये भी 1 बन गया। तो 1 प्लस बी और ए प्लस 1, बाउंडेडनेस लॉ क्या कहता है, 1 होगा, 1 में कुछ भी जोड़ दो 1 होगा, ठीक। तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक। तो ये तो पहली बात प्रूव हो गई कि हमारा जो ए प्लस बी प्लस ए डैश इंटू बी डैश है वो 1 है, ठीक। अब हमें ए इनका मल्टीप्लिकेशन 0 के प्रूफ करना है, ठीक। तो फिर से वही सब स्टेप्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, उसको एसोसिएटिव से सॉल्व करा, फिर एसोसिएटिव लगाया, फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगा के 0 बनाया, फिर 0 को 0 में जोड़ा 0 बन गया। और फिर ये बात प्रूव हो गई कि हमारा ए प्लस 1 का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश है, ठीक। पढ़ना एक बार, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जंप कर रहा हूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर, जो कि है ये वाली थ्योरम, ठीक। ये भी आ जाती 5 नंबर में। ये पूछ रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी बूलियन अलजेब्रा में यूनिक होने चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब जो 0 और 1 है, ठीक। तो एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। फिर से हम वही करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की अलग अलग आइडेंटिटीज़ मानेंगे, उनको इक्वल प्रूफ कर देंगे, ठीक। पहला पार्ट बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन वाला, एडिशन वाला बिल्कुल ही सिमिलर मैनर में हो जाएगा, ठीक। तो फिर 0 1 एंड 0 2 सब फिक्स में लगे हुए हैं, ठीक है। अब 2 आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए, तो अगर हमारा पहले 0 1 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है ए का, तो हम ए प्लस 0 1 को ए लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 0 2 को माने तो फिर ए प्लस 0 2 को हम ए लिख सकते हैं, ठीक।
अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये लिख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि अगर ए ऑपरेशन बी और ए ऑपरेशन सी इक्वल हैं तो बी इज इक्वल्स टू सी होता है, ठीक। पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं सेकेंड यूनिट से, तो वही लगा दिया हमने यहाँ पर, और ये 0 1 और 0 2 इक्वल प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है वो यूनिक होती है। सिमिलरली इसी मैनर में बिल्कुल सेम है, हम एडिशन की आइडेंटिटी को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। प्रूव कर लेना, बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ रहे हो ना, थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, फिर कहोगे वीडियो लंबी हो गई, तो ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब पहले क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी है। डबल इम्प्लाइज लगा, यानी कि पहले वाले को लेके चलेंगे, दूसरे को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे वाले को लेके चलेंगे, पहले को सॉल्व करेंगे, ठीक। डबल इम्प्लाइज दैट a डैश प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। पहला वाला करा रहा हूँ, दूसरा वाला खुद करोगे, ठीक। तो हमें ये पहली बार में ये मान के चल रहे हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी है हमारे पास, ठीक। तो अगर हम a डैश प्लस बी की बात करें तो वो क्या बनेगा, अगर हम उसमें लिखना चाहें तो हम बी को लिख सकते हैं a प्लस बी, ठीक। ए डैश प्लस ए प्लस बी बन गया, एसोसिएटिव लॉ लगाया, ए डैश प्लस ए साथ में आ गए, ठीक। वहाँ से ए डैश प्लस ए को अगर हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से 1 बन जाएगा, और 1 प्लस बी को देखें तो वो बाउंडेडनेस लॉ से 1 बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम मान के चलें कि ए डैश प्लस बी 1 है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए प्लस बी हमारा जो है वो ए के बराबर है, ठीक। तो अगर हम ए डैश प्लस बी को 1 मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ए प्लस बी है हम उसको वैसे लिख क्या सकते हैं, 1 इंटू ए प्लस बी, ठीक। और 1 को क्या लिख सकते हैं, ए डैश प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, सॉल्व करा, जो जो जीरो बना उसको जीरो कर दिया, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री और आइडेंटिटी लॉ लगा दिए इसमें, ठीक। अब हमारे पास जो फाइनल आया वो आया ए डैश इंटू बी प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस 1, जहाँ पे हमने ए प्लस 1 में मतलब यहाँ पर हमने बी को बाहर निकाल लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ठीक। ए प्लस 1 बना, ए प्लस 1 क्या बनेगा बाउंडेडनेस लॉ से, 1 1 की मल्टीप्लाई किसी से करो वही एलिमेंट आता है, तो ये आ गया, ठीक। अब यहाँ से बी निकालो बाहर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो वो क्या बनेगा, ए डैश प्लस 1, ए डैश प्लस 1 क्या बनाएगा हमारा 1, और अगर हम 1 इंटू बी करें तो वो क्या बनेगा हमारा बी बनेगा, ठीक। तो हमने दोनों को प्रूफ कर दिया, ठीक। यही तो था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, इन एनी बुलियन अलजेब्रा शो दैट ए बी डैश प्लस ए डैश इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक। तो हमने क्या करा, माना कि ए और बी दोनों हैं जो वो बराबर हैं, ठीक। तो ए बी डैश और ए डैश बी इक्वल नहीं है, ठीक। ये हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉरी यहाँ इक्वल नहीं है, ये एडिशन है, ठीक है। अब अगर हमारा ए और बी दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो ए बी डैश जो है वो बन जाएगा बी इंटू बी डैश, और ए डैश इंटू बी है वो वहाँ पर मैं बी की जगह लिख सकता हूँ ए, तो वो बन जाएगा ए इंटू ए डैश, तो ये पूरा बन जाएगा 0 सॉल्व करके, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ लगाना फिर बाउंडेडनेस लॉ लगाना तो वो 0 बन जाएगा। अब हम ये मानेंगे और इससे ये चीज़ प्रूफ करेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चंस में भी यही करना होता है, ये डबल इम्प्लाइज ही होता है, ठीक है। उसको हम इंग्लिश में इफ़ एंड ओनली इफ बोलते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में डबल इम्प्लाइज बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब हमने ये माना कि ए बी डैश प्लस ए डैश बी 0 है, ठीक है। तो हम अब ए को दोनों तरफ लेफ्ट साइड में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने ऐड करा तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरी टर्म मिलेगी, ठीक, ठीक है। अब 0 हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन किसी भी अदर एलिमेंट के साथ निकालो तो वो वही एलिमेंट आता है, तो यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो हमने कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। एक तरीके से बाउंडेडनेस लॉ लगाया, 1 प्लस बी डैश क्या बन गया 1, और उसकी मल्टीप्लाई करी तो वो वही आ गया, ठीक। अब ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये यहाँ पर हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ लग सकता है, दिख रहा है ना, लगता है वो जिंदा जिंदा यहाँ पर
ए प्लस बी इंटू सी, है ना। एब्जॉर्प्शन लॉ लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, लग गया। ठीक, अब ए इंटू ए डैश क्या बन जाएगा 1 कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से, और 1 इंटू इतना पूरा, ये पूरा एलिमेंट वही आ जाएगा, और फिर ये ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्रूव कर दिया हमने। इसको बना ले रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दोनों तरफ b को ऐड करें राइट साइड में तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा ए बी डैश प्लस ए डैश बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 प्लस बी, 0 प्लस बी हमारा b बन जाएगा। ठीक, तो अब हम एब्जॉर्प्शन लॉ से इसको लिख सकते हैं क्या, b प्लस बी डैश इंटू ए को हम लिख सकते हैं b। देखो ना एब्जॉर्प्शन लॉ कैसे लगा, ए बी डैश प्लस ए डैश बी है, इसमें अगर हम एब्जॉर्प्शन लॉ लगाएंगे तो ये हमारा सॉरी ए डैश इंटू बी प्लस बी है हमारा। ठीक है, इसमें आप देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बी को कॉमन निकालिए, फिर ए डैश प्लस 1 को हम बाउंडेडनेस लॉ से 1 लिखें और फिर बी इंटू 1 लिखें तो वो बी बन जाएगा। ठीक, या फिर सीधे एब्जॉर्प्शन लॉ लगा दो, तो ज़्यादा सुटेबल रहता है कि हम एब्जॉर्प्शन लॉ लगाएं। ठीक है, तो हमने एब्जॉर्प्शन लॉ लगाया तो ये बना। अब फिर से एब्जॉर्प्शन लॉ लगाओ, फिर ये बन जाएगा, फिर से उसे सॉल्व करो, ये बन जाएगा, फिर उसे सॉल्व करो, फिर ये बन जाएगा। और अब देखो पिछली इक्वेशन अब जो बनी थी उसमें हमने ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्रूव करा था, यहाँ पे हमने बी प्लस ए या फिर बोल सकते हैं ए प्लस बी को बी प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 से ए और बी इक्वल होगा, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारे बूलियन फंक्शन वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, देखो सिमिलर सी बात है, अगर हम किसी भी इक्वेशन को वेरिएबल्स की टर्म में लिखें और वेरिएबल्स को हम सेपरेट करें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से, तो वो हमारा एक बूलियन फंक्शन बनता है। मतलब अगर मैं लिखूं x प्लस वाई इंटू जेड, ठीक, तो वो मेरा एक बूलियन फंक्शन बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही आ रहा है। किसी भी बूलियन फंक्शन के अंदर ना ही सब्ट्रैक्शन आ सकता है, ना ही डिवीज़न, कोई और ऑपरेटर आ ही नहीं सकता एक्सेप्ट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक, एक एग्जांपल अगर बूलियन फंक्शन का देखें तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे c, b और a ये 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक, तो हमारा हमने 3 फंक्शन लिए हैं, f इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी प्लस सी, ए इंटू बी सी। ठीक, ए बी सी में क्या है, तीनों की मल्टीप्लाई करके ट्रुथ टेबल बना दी है। ए बी प्लस सी वही ए बी की मल्टीप्लाई करी, उसमें सी जोड़ा, ट्रुथ टेबल बना दी। ए प्लस बी सी की मल्टीप्लाई करी, उसमें ए जोड़ा और उसकी ट्रुथ टेबल बना दी। ठीक, क्लियर। अब एसओपी फॉर्म क्या होती है, एसओपी फॉर्म होती है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जितनी भी टर्म्स का मतलब वेरिएबल्स का जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स का फंक्शन है, मतलब अगर 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है तो उनकी सारे के सारे वेरिएबल्स के मल्टीप्लिकेशन का सम। ठीक है, मतलब अगर 3 वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 तो उनके मल्टीप्लिकेशन यानी कि x1 इंटू x2 इंटू x3 का सम आगे वाले एलिमेंट्स के साथ, मतलब ये वाला एक वेरिएबल होगी एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट होगी, ये एक एलिमेंट हो गया, इन सब का सम वो एसओपी फॉर्म कहलाता है। ठीक है, क्लियर। ऐसे अगर हम पीओएस की बात करें तो ये जितने भी वेरिएबल्स का आपका फंक्शन है, ठीक, 3 वेरिएबल्स का मान के चल रहे हैं, तो उन सब के सम का प्रोडक्ट यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू दूसरी वाली टर्म्स जैसे कि x1 डैश प्लस x2 प्लस x3 फिर आगे सो ऑन। ठीक, तो इस तरीके की फॉर्म को कहते हैं हम पीओएस फॉर्म। ठीक है, लिखा हुआ है वैसे मैंने एग्जांपल्स, क्लियर हो जाएगा उससे, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। कोई भी बूलियन फंक्शन नॉर्मल फॉर्म में तभी कहलाएगा जब वो सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके अंदर आए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर एक्स वाई जेड वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स डैश वाई जेड, जेड डैश, ऐसे करके जितने भी वेरिएबल्स बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर एडिशन कर लीजिएगा, ठीक है, कॉमा कीजिएगा। ठीक, तो नोट्स में भी अपडेट तो करा नहीं है मैंने वैसे, लेकिन वीडियो देख रहे हो तो टाइम स्टैम्प लगा देना, बता देना कमेंट में कि भैया यहाँ पर करेक्शन है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा।
तो हम कहाँ थे, हाँ हम इस पे थे नॉर्मल फॉर्म में कि जितने भी वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स हैं तो उन सब के सारे उसके अंदर आने चाहिए जो हमारी फॉर्म है, ठीक। तो उसको कहते हैं हम मैक्स टर्म्स। मिन टर्म्स मतलब मिनिमल फॉर्म, सारे वेरिएबल्स हों बट एक मल्टीप्लिकेशन का सम हो। मतलब नॉर्मल फॉर्म होती है हमारी पॉज के लिए, और हमारी मिनिमल फॉर्म होती है एसओपी के लिए, ठीक। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? ऐसे ही होती है हमारी कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। देयर आर सेवरल कैनोनिकल फॉर्म्स, जब बट हम जहाँ जो यहाँ पर देख रहे हैं वो दो ही तरीके की देख रहे हैं। द फर्स्ट इज सम ऑफ मिन टर्म्स एंड द सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, ठीक। सम ऑफ मिन टर्म्स बात समझ में आ गई कि मिन टर्म्स का सम, ठीक है। तो मिन टर्म्स मतलब ये होंगी ए बी इंटू ए बी डैश। अगर हम चार वेरिएबल्स के देखें तो उनकी 2 to the power 2, यानी कि अगर हम दो वेरिएबल्स की देखें तो 2 to the power 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगी, यानी कि उनकी सिर्फ और सिर्फ 4 मिन टर्म्स आएंगी, ठीक। वो हमने यहाँ पे लिख दी। अगर हम 3 की बात करते तो 8 आती, ठीक। जनरली बात करें तो 2 to the power n आती हैं, ठीक। तो ये बन जाएगी हमारी 2 के लिए। सिमिलरली 3 के लिए ऐसे बन जाएंगी, लिख सकते हैं हम ऐसे, ठीक। तो जितनी भी हो जनरेट कर लेना, उन सबको जोड़ो और लिख दो, वो होता है हमारा सम ऑफ मिन टर्म्स, ठीक। सिमिलरली अगर मैक्स टर्म्स बनाएं वो भी ऐसी बनेंगी। मैक्स टर्म्स भी अगर हम दो वेरिएबल्स की बात करें तो 4 आएंगी, ठीक। उन सबको जो पहले जोड़ो और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक्स प्लस वाई, फिर एक्स डैश प्लस वाई, एक्स प्लस वाई डैश, एक्स डैश प्लस वाई डैश, इन सब की मल्टीप्लिकेशन करके लिख दो। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, ठीक। क्लियर हो रही है बात? यही होती है हमारी कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल एसओपी और पीओएस फॉर्म भी बोला जाता है इसे, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमें फंक्शन दे रखा है एफ इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी, ठीक। हमें कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो ए बी सी है, तो अगर हम इसकी सारे वेरिएबल्स की वो निकाल लें इक्वेशन, तो वो इस तरीके से आएगी, ए बी सी प्लस ए डैश बी सी प्लस ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी प्लस ए बी सी डैश, ठीक है। इस तरीके से बनेगी। अब अब अगर हम इसको बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगी कैनोनिकल फॉर्म, वो देख लेते हैं। देखो जहाँ पर जो भी वेरिएबल नहीं है वहाँ पर उसके सी प्लस सी डैश मतलब एलिमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो वो बन जाएगी। यहाँ पर अगर जहाँ से जैसे सी नहीं था तो हमने क्या करा, सी प्लस सी डैश की मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे यहाँ पर ए और बी दोनों नहीं है तो उस तरीके से मल्टीप्लाई कर दी, सॉल्व करा, वो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ें। अगर हम एन वेरिएबल्स के वही पॉज की बात करें तो वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। दो वेरिएबल्स की ए बी, उनकी चारों फॉर्म्स बन जाएंगी इस तरीके से, अभी बताई थी मैंने, ठीक है। अब डी एन एफ सी एन एफ होता क्या है, मतलब पूछा जाता है एग्जाम में अलग से और बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ नहीं होता है, सम ऑफ मिन टर्म्स को हम डी एन एफ कहते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स को हम सी एन एफ कहते हैं। सम ऑफ मिन टर्म्स डी एन एफ, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स सी एन एफ। बस यही बात है, बेसिक सी, बस अलग नाम दे दिया है। जैसे हम डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोल ले रहे हैं, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोल रहे हैं ना, हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। सम ऑफ मिन टर्म्स डी एन एफ, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स सी एन एफ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें इस फंक्शन की, तो हम इसे मिनिमम और मैक्स टर्म्स में वो करना है हमें रिप्रेजेंट, ठीक। एफ इज इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए बी डैश सी डैश प्लस ए बी सी डैश, इस तरीके से दे रखा है हमें क्वेश्चन, ठीक। अब अगर हम देखें तो वो क्या बन रहा है हमारा, ये ए भी वन है, बी भी वन है और सी भी वन है, तो उसको 1 1 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लिखें तो 1 0 0 भी लिख सकते हैं और 1 1 0 लिख सकते हैं। 1 1 1 होता क्या है, अगर बाइनरी से हम डेसिमल में देखें तो वो 7 बनता है, 1 0 0 4 और 1 1 0 6 बनता है। तो M7 M4 और M6 लिख देते हैं, ठीक। और इसको स्मॉल m से प्रेजेंट करा जाता है, ठीक है, मिन टर्म्स को। तो और मिन टर्म्स को हम जैसे एडिशन करके लिख रहे हैं तो एडिशन को कैसे लिख सकते हैं, समेशन से, ठीक है। तो वो समेशन M
4 6 7 रिप्रेजेंट कर रहा है कि M4 M6 और M7 इसके अंदर ऐड हो रहा है। ठीक, सिमिलरली हम बात करें अगर पाई वाले के लिए, तो वो मतलब प्रोडक्ट पाई किसको डिनोट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम को, पॉस फॉर्म को। ठीक है, यहाँ पर हम कैपिटल M को यूज़ करते हैं और इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब मैं आपको CNF और DNF से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक, ये वाले क्वेश्चंस सिमिलर हैं सारे के सारे, नीचे 3 4 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, देख लेना आप उसको। ठीक है, ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, समझा देंगे आपको। हाँ, एक बात बताना भूल गया कि अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन आ जाए x1 + x2 ऑफ 3 वेरिएबल्स में बनाना है, ठीक है, तो हमको पहले उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब सारे के सारे वेरिएबल्स को लाना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कन्वर्जन करा है। ऐसे ही अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कम वेरिएबल्स आए तो उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल का पूछा गया है तो हमें उसे 3 वेरिएबल्स में सबको बनाना पड़ेगा, पहले कन्वर्जन करना पड़ेगा, फिर हम जाके लिखेंगे उसे। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम DNF CNF देख ले रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है DNF का ट्रुथ टेबल से। ठीक है, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट इसको करेंगे। पूछा है फाइंड द DNF ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लस वाई डैश वाई जेड डैश। तो हमने ट्रुथ टेबल बना ली एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स के लिए। ठीक, जेड डैश निकाला, एक्स वाई निकाला, वाई जेड डैश निकाला। अब हमने एफ की वैल्यू निकाली इससे। देखो, जहाँ जहाँ पर एफ की वैल्यू 1 आए, ठीक है, वहाँ वहाँ पर आप इस तरीके से सर्कल कर लेना। ठीक, वही आपका रिक्वायर्ड DNF बन जाएगा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर एफ की वैल्यू 1 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू क्या है 1, जेड की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो बनेगा एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई जेड। तो यही हमारा रिक्वायर्ड DNF बन जाएगा। देखो, हमारा यही रिक्वायर्ड DNF बन के आ रहा है जो मैंने अभी बोला। ठीक, अब इसको एल्जेब्रिक मेथड से कैसे करेंगे? एल्जेब्रिक मेथड से ऐसे, वही जो चीज़ कम है उसका एडिशन और कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लिकेशन। ठीक, सॉल्व करो, नॉर्मल फॉर्म बनाओ, बन जाएगी। क्लियर कट टू बात है कि अब कुछ नहीं बचा इस यूनिट में, ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट यूनिट। हाँ, एक पार्ट और, इस यूनिट में हम के मैप नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि के मैप हमने ऑलरेडी ही इस चैनल पर पढ़ा दिया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा के मैप की सारी वीडियोस के, आप उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अलग से के मैप नहीं पढ़ा रहे हैं बिकॉज हमने उसको ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो आप उसको वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम कुछ CNF के क्वेश्चन देख लेते हैं। CNF में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड है और एक्स वाई प्लस एक्स डैश जेड का होल डैश है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले होल डैश को खोलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या पता है? हमें पता है डिमॉर्गन्स में क्या होता है कि अगर हम इस डैश को अंदर लाएंगे तो ये जो एडिशन है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर कर दिया और इन दोनों के ऊपर डैश लगा दिया। अब इस डैश को भी अंदर लेके जाएंगे तो फिर से वही होगा कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो वाइस वर्सा भी होते हैं किसी से। ठीक है, ये ऐसे ही रहा, इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है क्या नहीं, z, तो z इंटू जेड डैश इसमें ऐड कर देंगे। z इंटू जेड डैश बन क्या जाएगा 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने z इंटू जेड डैश इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर y नहीं है तो y डैश को ऐड कर दिया। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूटर वाला लगाते हैं, x डैश प्लस वाई डैश प्लस z और x डैश प्लस वाई जेड प्लस z डैश। हाँ, अगर कहीं पर कोई चीज़ ऐसे मतलब सॉल्व करने पर रिपीट होने लगे, जैसे मान लो यहाँ पर 2 बार आ गया होता कि एक्स डैश प्लस वाई जेड प्लस जेड डैश, ठीक है, 2 बार आ गया होता तो मैं उसे एक ही बार लिखता फाइनल आंसर में। ठीक, मतलब उसको बताइए तो मैं इंडिपेंडेंट लो तो उसको सॉल्व कर लेती हूँ उससे। ठीक, ये हो गया CNF। अब हम कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं, CNF से DNF में कैसे कन्वर्ट करेंगे और DNF से CNF में कैसे।
हमारे पास ये क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द बूलियन फंक्शन इज इन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, मतलब CNF में दे रखा है, क्लियरली दिख रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में है सारे के सारे सम, तो पॉज फॉर्म दे रखी है और हमें DNF में कन्वर्ट करना है, यानी कि SOP फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल SOP फॉर्म। ठीक, ये बन गया हमारा CNF फॉर्म। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 3 वेरिएबल का कंप्लीट CNF लिखूं, सारे के सारे 8 के 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो वो ये बनेंगे, ये पूरा पूरा बनेगा, लिख देना ऐसे। ठीक, उसमें से वो हटा देना जो आपके F में ऑलरेडी हैं, ये और ये हटा देंगे, जो कि है ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक, ये तीनों हटा देंगे तो हमारा क्या बनेगा, बाकी जो बचे 5 उनको सबको साथ में लिख देना, वेरिएबल्स को उन सबको साथ में लिखा। ठीक, ये हमारा बन जाएगा F डैश XYZ, डैश ही तो बनेगा, कॉम्प्लीमेंट ही तो है उसका, है ना। मतलब पूरे यूनियन में से हमने वो चीज़ निकाल दी जो ऑलरेडी थी, तो वो क्या बचेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट ही तो बचेगा, वो बच गया। अब कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक, तो वो कैसे बन निकलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है पूरे का। ठीक, यहाँ पे भी लगेगा पूरा कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट को एक एक करके खोलते चले जाओ, इसको अंदर लाओ, यहाँ तक लाओ, यहाँ तक, और इसको खोल दो। इसको अगर हम अंदर इस पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, पहले एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश के होल डैश हो जाएगा कंप्लीट, है ना। और फिर उसको अंदर लाएंगे तो डिमॉर्गन से वही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये एक्स डैश पे डैश आ जाएगा, उसको एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। बहुत सारे लॉ मैंने एक साथ लगाए हैं, कन्फ्यूज मत हो जाना। समझ में आ रही है बात, कैचअप कर लेना। ठीक, सिमिलरली एक एक करके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अंदर से बाहर निकालते चले जाएंगे। ठीक, और फाइनली हमें जो ये मिलेगा वो बनेगा हमारा DNF फॉर्म। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले तो जितने वेरिएबल्स का लिखा हो उसकी कंप्लीट CNF या फिर DNF फॉर्म रेस्पेक्टिवली लिख लेना। ठीक है, लिख लोगे, फिर उसमें से वो वेरिएबल हटा देना जो फंक्शन के अंदर ऑलरेडी हैं। ठीक, फिर वो निकलेगा आपका F डैश, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जहाँ पे XYZ था तो XYZ बन गया। ठीक, फिर उसका होल डैश निकालना। ठीक है, फिर डिमॉर्गन्स लगाना धीरे 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 एक एक करके। ठीक, आपको फाइनली जो आंसर मिलेगा वो DNF फॉर्म में मिलेगा। क्लियर। सिमिलरली इसका उल्टा ही तरीके से DNF टू CNF भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। क्लियर, बस अब ख़त्म। अब अब कुछ नहीं बताने लायक है। अब आगे चल के इसमें है क्या, इसमें है गेट्स और स्विचेस, तो इसको आप खुद पढ़ना। ठीक है, सब मैंने लिख दिया है, बहुत ईजी पार्ट है, पढ़ लेना। ना समझ में आए तो भैया इसमें तो चुल्लू भर पानी लेके डूब के निपट जाओ। सही बोल रहा हूँ मैं, बुरा लगे तो लगे, अब ये नहीं समझ पाओगे तो भैया 12th करके आओ फिर से। ठीक है, और बाकी धन्यवाद इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको और भी अगर कुछ देखना हो तो हमारे इस चैनल पर रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें हमने और भी सब्जेक्ट्स को कवर कर रखा है, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और भी प्रयास कर रहे हैं कि और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को कवर अप कर सकें, आपसे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको लेके आएँ आगे और सुधार करें। तो अपना जो बहुमूल्य फीडबैक है वो नीचे कमेंट में बता देना। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।